Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing current affairs related to the ministries and scheme. So let's continue our discussion. हम शुरू करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिटिकल KSMS ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड APIs। जो है एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा, जो वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा जो भी मैन्युफैक्चरर विनिर्माता हैं, ठीक है, जो कि पहचाने गए हैं 53 क्रिटिकल बल्क ड्रग्स और उनके जो इंक्रीमेंटल सेल्स होती है, ठीक है, उसके माध्यम से वो इसके लिए योग्य होते हैं और ये 6 ईयर्स के लिए होती है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा नॉमिनेटेड की गई है फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनका घरेलू उत्पादन करने के लिए या उनके निर्माण करने के लिए ये लाया गया है और ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा नियुक्त की गई है और 2021 और 2024 एंड 25 से ये काम करेगी। एंड असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस। जो ये मेडिकल डिवाइसेस आप देख रहे हो यहाँ पे, कैंसर केयर, रेडियोथेरेपी मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, और जो रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेस हैं और जो न्यूक्लियर इमेजिंग डिवाइसेस हैं, ये डायग्नोस्टिक से संबंधित डिवाइसेस हैं, ठीक है। और ये जो रेडियोथेरेपी मेडिकल डिवाइस है, ये एक कीमोथेरेपी जो किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए, वो उसके लिए जो है इनको सहायता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, ऐसे गुणवत्तापरक मेडिसिन बनाना इनका लक्ष्य है जो कि एक वहनीय दामों पर उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के द्वारा, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं, ये एक तरीके से मेडिकल स्टोर के जैसे ही होंगे जहां पर ऐसे मेडिसिन उपलब्ध कराए जाएंगे जो अफोर्डेबल होंगे, ठीक है, और जिनकी क्वालिटी भी ठीक होगी। और इसमें जो है जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो लोगों को दिया जाएगा और क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द जेनेरिक मेडिसिन थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी। ये जो जेनेरिक मेडिसिन है उसको उससे संबंध में एजुकेशन और जो उससे संबंध में पब्लिसिटी है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए दिया जाता है। अब जो PMBJ के जो स्कीम है उसके लिए कौन योग्यता प्राप्त है, किस कौन एलिजिबल है, इसमें से है कुछ जो राज्य सरकारें हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन हो सकता है या कुछ जो है प्रतिष्ठित NGOs हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकता है या निजी अस्पताल हो सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं और अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट हो सकते हैं एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो इसकी होगी वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा, PSU ऑफ इंडिया, ठीक है। जन औषधि सुविधा, जन औषधि सुविधा जो है क्या है, ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स है। ये ऐसे सैनिटरी नैपकिन्स हैं जो PM BJP के द्वारा, ठीक है, ये जो है जैविक रूप से इनका चरण हो सकता है आसानी से और ये स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा को सुनिश्चित करेंगे जो कि अनप्रिविलेज्ड वीमेंस हैं जिनको, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग बाय ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, जो फार्मा पब्लिक सेक्टर है उसके द्वारा ये बनाया गया है। जो फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडिया का, उसके द्वारा बनाया गया है। अब हम देखते हैं स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसके विकास के लिए योजनाएं। ये भी जो है संघ जो है केंद्र सरकार की योजना है और इसमें जो है कुछ जो सब स्कीम्स हैं उनको शामिल किया गया है। एक है असिस्टेंस ऑफ द बल्क ड्रग्स इंडस्ट्री
common facility, assistant to medical device industry for common facility center, and pharmaceutical technology upgradation assistant for cluster development and pharmaceutical promotion development schemes, ये इसके तहत शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है फार्मा जन समाधान। फार्मा जन समाधान क्या है? इसमें ये वेब इनेबल एक सिस्टम है, ठीक है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनकी जो शिकायतें हैं जो प्राइस और मेडिसिन की उपलब्धता से रिलेटेड होंगी, उनको उनका समाधान किया जा सके, ठीक है। इसमें ये इंटरनेट का यूज़ किया जाएगा, वेब का यूज़ किया जाएगा, और ये राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, उसके द्वारा बनाई गई है। और ये एक ई गवर्नेंस टूल है। इसका जो है एक काफ़ी प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन होगा जो ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर है 2013 उसके लिए। और जो एनपीपीए जो है, ये ऐसे कंप्लेंट्स के प्रति जो एक्शन लेने की समय जो अवधि है वो है 48 आवर्स। जैसे ही उनको ये कंप्लेंट मिलेगी उसके 48 आवर्स के अंदर उनको जो है इस पर एक्शन लेना होगा। नेक्स्ट है फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप। फार्मा सहीदा मोबाइल एक जो है एनपीपीए के द्वारा ही बनाया गया है, और ये जो एनपीपीए के द्वारा एमआरपी फिक्स की गई है, ठीक है, उसको जो कई सारे जो शेड्यूल ड्रग्स हैं उनको एकदम सटीक एमआरपी बताई जाएगी एनपीपीए के द्वारा। फार्मा सही दाम मोबाइल एक। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के तहत देखें तो अगर प्लास्टिक पार्क स्कीम है, ये जो है नेशनल प्लास्टिक पार्क पॉलिसी 2010 में लाई गई थी और इसको 2013 में मॉडिफाई किया गया था। और ये नीड बेस्ड प्लास्टिक पार्क्स जो है इसके तहत बनाए जाएंगे ज़रूरत के आधार पर। और ये एक ऐसे इकोसिस्टम, इट इज़ एन इकोसिस्टम विथ स्टेट ऑफ आर्ट infrastructure enabling the sector move of the value chain and फंडिंग पैटर्न क्या होगा? इसमें जो सेंटर होगा वो 50% जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट को प्रोवाइड कराएगा, और जो बाकी होगा वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो कि सरकार राज्य सरकारों के द्वारा बनाए जाएंगे, और या फिर राज्य जो औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन है उसके द्वारा बनाए जाएंगे, वहाँ से ये आएगा जो बाकी की फंडिंग होगी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। ये जो है ऐसे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि जो सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन है, उसके विकास और उसके नियमन से संबंधित होते हैं। और इसमें जो है एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डों की जो सुविधाएं हैं और जो एयर ट्रैफिक सर्विसेज हैं, ठीक है, वो उनको कवर किया जाएगा। एंड कैरियर्स ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय एयर, पैसेंजर्स को ले जाने और सामान को ले जाने के लिए जो है जो कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स ऑफ द पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय एयर, उसको इसमें शामिल किया गया है। और इसका जो प्रशासन है वो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, ठीक है, को इट एडमिनिस्ट्रेट्स इम्प्लीमेंटेशन, उनको जो है ये इम्प्लीमेंट करता है। और साथ ही जो है ये कमीशन ऑफ द रेलवे सेफ्टी के प्रशासन का काम भी करता है। एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और भी जो ऑफिसेज इसके तहत आते हैं वो हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड एयरक्राफ्ट इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पूरे देश का आम नागरिक या उड़ान जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, ठीक है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है ये, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो कौन है? वो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका जो की कंपोनेंट है वो है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। एंड ये जो है रीजनल एयर कनेक्टिविटी को वहनीय या अफोर्डेबल बना करके इसको सुविधा प्रदान करता है। कैसे? कंसेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, इनके द्वारा छूट दी जाती है। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट जुटाया जाता है। और ये जो अनरिजर्व्ड सेक्टर है, अंडर सर्व्ड रीजन, ठीक है,
उसमें उनमें कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाता है एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स को, ये जो हैं उनको रिवाइव करके। और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, वो उन एयरपोर्ट्स को अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स बोला जाता है, जो जहाँ पे सप्ताह में 7 से ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं होती हैं, और या तो 14 होती हैं, जो कुछ प्राथमिकता प्राप्त एरियाज होते हैं। अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स होते हैं दोज वेयर देयर आर नो शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट, जहाँ से कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स या वाणिज्यिक उड़ानें नहीं होती हैं। एयर फेयर्स ऑफ रीजनल फ्लाइट्स आर कैप्ड 2,500 प्रति घंटे के हिसाब से। जो रीजनल फ्लाइट्स हैं उनके लिए एयर कैप्ड लगाया गया है। एयरलाइंस हैव टू प्रोवाइड 50% ऑफ द सीट्स एट सब्सिडाइज रेट्स। 50% की जो सब्सिडाइज रेट पे जो सीट्स हैं वो एयरलाइंस देंगी, और इसमें जो सेंटर का शेयर होगा 80% होगा of the VGF, and the rest 20% will be come from the respective state governments, जो उस राज्य की सरकारें होंगी उनसे आएगा। और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्व के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो संघीय क्षेत्र हैं वो 10% कंट्रीब्यूट करेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी फंड जो है इस उद्देश्य से बनाया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फ्री सिक्योरिटी, फायर सर्विस, यूटिलिटीज़ एंड कंसेशनल रेट्स, फ्री लैंड्स एंड फॉर आरसीएस एयरपोर्ट्स, ये जो है ये उपलब्ध कराए जाएंगे। डीजी यात्रा प्लेटफॉर्म क्या है? डीजी यात्रा जो प्लेटफॉर्म है वो बायोमेट्रिक बेस्ड एक डिजिटल जो है प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है। बायोमेट्रिक पर आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो कि पैसेंजर्स की एंट्री के टाइम पे और इससे जो और जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उससे जुड़ा होगा एयरपोर्ट पर, ठीक है। बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम, और सभी पैसेंजर्स को एक यूनिक डीजी यात्रा आईडी कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, जो कि इनको एक पेपरलेस ट्रेवल्स के लिए की सुविधा प्रदान करेगा। और कई जगहों पे जो है आइडेंटिटी जो चेक्स किए जाते हैं उसकी जो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नव क्या है? नव जो है नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट्स फॉर भारत। नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट्स फॉर भारत, ये जो भारत की जो हवाई अड्डों की क्षमता है उसको 5 गुना बढ़ाना है, और बिलियंस ऑफ ट्रिप्स को हैंडल करना है। इसका लक्ष्य जो है 100 एयरपोर्ट्स बनाने हैं 10 से 15 सालों के बीच में। 100 एयरपोर्ट्स बनाने हैं नव के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत। नेक्स्ट है हमारा कृषि उड़ान। कृषि उड़ान जो है अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, और 2020-21 के बजट में इसको लाया गया था, और ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो रूट्स हैं उन पर लॉन्च किया जाएगा। और ये जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, ठीक है, उनको जो हम उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको ले जाने में सहयोग देगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल देखते हैं, ठीक है, जो कोयला मंत्रालय है, ये एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, जो कोयला है और लिग्नाइट के जो भंडार हैं उनका अन्वेषण करता है, ठीक है, और उनका उत्पादन वितरण उन उत्पादन आपूर्ति वितरण और जो उनका मूल्य है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक, उसको देखता है। और कंपनीज एंड एजेंसीज जो इसके अंदर आती हैं, इसके प्रशासकीय नियंत्रण में आती हैं, वो है कोल इंडिया एंड इट्स सब्सिडरीज। जो कोल इंडिया है और उसकी जो सहायक कंपनियां हैं, और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन भी है इसके तहत, सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी है, एंड कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, कोल माइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कमिश्नर ऑफ पेमेंट्स भी इसके तहत आएंगे। स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसफरेबिलिटी इन इंडिया, शक्ति, इसको शक्ति के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। ये सभी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं देश के अंदर, वहाँ तक कोयले की उपलब्धता को पारदर्शी और ऑब्जेक्टिव मैनर्स में बनाने के का दृष्टिकोण है इसमें। और जो इससे लाभार्थी होंगे वो कौन से लाभार्थी होंगे?
एक तो होगा पावर कंपनीज होंगी, ठीक है, इनको जो है एकदम सुनिश्चित तरीके से कोयले की सप्लाई मिलेगी, और उपभोक्ता भी होंगे, क्योंकि जब कोयले की सप्लाई उनको मिलेगी तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, तो ये कम दाम पे बिजली मिलेगी इनको। और जो स्वदेशी कोयला सेक्टर है, ठीक है, रिडक्शन इन द इम्पोर्टेड कोल, इससे क्या होगा कि जो हम इंपोर्ट करते हैं कोयला उसमें हमारी कमी आएगी। और बैंकिंग सेक्टर्स जो कि एनपीएस जो है उन पर नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट एसेट्स का जो भार है उनके ऊपर वो कम होगा। इसके फीचर्स क्या हैं? ये जो है एक कोयले से जुड़ी हुई पॉलिसी है, ठीक है, जो कि कोयले को पावर प्लांट से लिंक करती है, जहाँ पर जो ईंधन की सप्लाई है वो कम है। एंड कोयला लिंकेजेस रेशनलाइजेशन, buying koila from the mines which are closer to the power plants and any practices that leads to more economic gains। अगर कोई नज़दीक कोयले का प्लांट्स है तो उससे कोयला खरीदना जो है ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और जो कोल linkages would be allocated to the state owned power distribution companies, डिस्कॉम्स। जो कोयल लिंकेजेस हैं वो स्टेट ओन्ड जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके द्वारा उनका वितरण किया जाएगा। अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय द थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ द माइंड कोल या उत्तम ऐप, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका एम जो है एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है सभी सिटीजन को या कोयले के कंज्यूमर्स को, ठीक है, जो कि टू मॉनिटर एंड प्रोसेस द थर्ड पार्टी सैम्पलिंग ऑफ द कोल अक्रॉस द कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडीज। जो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां हैं उनमें जो थर्ड पार्टी के द्वारा कोयले की जो सैम्पलिंग है उस पर निगरानी रखने के लिए ये किया जा रहा है। कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, ठीक है, यह भी एक वेब बेस्ड GIS एप्लीकेशन है, और जिसके तहत जो है थ्रू विच लोकेशन ऑफ द साइट्स फॉर अनऑथराइज्ड माइनिंग कैन बी डिटेक्टेड। अगर ये जो है अनधिकृत यहाँ पे खनन किया जा रहा है उसके लोकेशन को इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है, कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट के माध्यम से। और इसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैती, और जो के मैप है जो कि विलेज लेवल पे इंफॉर्मेशन गांव के स्तर पर जो है सूचनाओं को उपलब्ध कराते हैं। खान प्रहरी, खान प्रहरी का मतलब है जो माइंस हैं उसके जो है जो उसको देखभाल करने वाले, उसकी सुरक्षा करने वाले। एंड ये जो है टूल फॉर रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलीगल कोल माइनिंग, किसी भी प्रकार की जो अवैध कोयले का खनन होता है, ठीक है, उसको उसकी रिपोर्ट करने के लिए, जैसे कि रैट होल माइनिंग होती है एंड फिल्फ्रेज ETC, इन सब का पता लगाने के लिए जो है इसको खान प्रहरी को लगाया गया है। एंड कोई भी जो है यहाँ पर जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स को क्या कर सकता है, जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स को अपलोड कर सकता है, ठीक है, उस घटना का, और उसमें जो है कुछ लिख करके भी इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है। और जो है इस जो कंप्लेन होगा उसकी जो पहचान होगी वो रिवेल नहीं की जाएगी, उजागर नहीं की जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल्स, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल है वो जो सस्टेनेबल कोल माइनिंग, कोयले का जो धारणीय कोल माइनिंग है और एनवायरमेंटल जो पर्यावरण से रिलेटेड जो चिंताएं हैं उसके क्लोजर माइंस को जब बंद करते हैं उस समय उसको प्रमोट करता है। इट विल आल्सो फॉर्मुलेट द फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो भविष्य की जो नीतियां हैं उसका एक ढांचा बनाया जाएगा फॉर इन्वायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूडिंग माइन क्लोजर फंड्स, एंड इट विल एक्ट एज ए नोडल पॉइंट इन दिस मैटर। इस मैटर में वो एक जो है नोडल पॉइंट्स के रूप में एक्ट करेगा। पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू द सप्लाई हार्मोनी, प्रकाश पोर्टल, ये प्रकाश पोर्टल क्या है? पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी, प्रकाश पोर्टल, ये जो है बेटर कोऑर्डिनेशन फॉर द कोल सप्लाईज अमंग द स्टेक होल्डर, जो हितधारक हैं उनके बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन ले आने के लिए किया गया है। और ये एडुकेट अवेलेबिलिटी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कोल एट द थर्मल पावर प्लांट्स जो है इसको सुनिश्चित करेगा।
कि जो कोयले की पर्याप्त उपलब्धता हो और उसका यूटिलाइजेशन भी काफ़ी ऑप्टिमल तरीके से किया जा रहा है थर्मल पावर प्लांट्स पे। और इसको जो है एनटीपीसी के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो है मैपिंग और मॉनिटरिंग जो है पूरा जो कोयले की पूरी आपूर्ति जो श्रृंखला है उसकी मैपिंग और मॉनिटरिंग करने के में सहायता करेगा। और जो कोयला को जो माइंस से पावर प्लांट्स तक जब कोयला ले जाया जाता है तो उसकी पूरी ट्रैकिंग करेगा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल कमर्शियल रिलेशंस, स्टेट ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स एंड सर्टेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड कमोडिटीज़ को देखते हैं। और ये डिपार्टमेंट जो है 8 डिविजन्स में विभाजित किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, इकोनॉमिक डिवीजन एंड ट्रेड पॉलिसी डिवीजन, फॉरेन ट्रेड टेरिटोरियल डिवीजन, स्टेट ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन एंड सप्लाई डिवीजन, आपूर्ति डिवीजन। नेक्स्ट प्लांटेशन डिवीजन। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो इसके प्रशासन के अंदर आएंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेश व्यापार, राज्यों के साथ व्यापार और इंडियन जो भारतीय व्यापार सेवाएं हैं उसका प्रबंधन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, फॉर्मली डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फॉर्मली जो है इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन के नाम से जाना जाता है। एंड प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट मेजर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, औद्योगिक जो क्षेत्रक है उनको प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट मेजर्स जो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे इसके तहत प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड DIPP ओवरऑल इंडस्ट्री पॉलिसी, इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज स्पेसिफाइज इंडस्ट्रीज एलोकेटेड टू देम। और ये जो है FDI को सुविधा प्रदान करता है और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करता है। और जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, सभी प्रकार के जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं जो वो DPIIT के तहत आते हैं। और जैसे कि पेटेंट्स हो गया, डिज़ाइन हो गया, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट्स। अभी ये जो क्या था MHRD के तहत आते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत आते थे, लेकिन अब ये DPIIT के तहत आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नाउ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हैं, पेशो, ये जो है अब इसका पार्ट बना दिया गया है। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक विभाग था उसके ये पार्ट थे। अब जो है अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य क्या है? टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें जो है जो नवाचार हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक मतलब बढ़िया माहौल मिल सके जिसमें वो डेवलप कर सके। इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं उसमें 3 पिलर्स हैं। एक तो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण और हैंड होल्डिंग। और दूसरा है फंडिंग सपोर्ट, मतलब पैसे की ज़रूरतों को पूरा करना, प्रोत्साहन। और तीसरा है इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप, जो उद्योग और जो एकेडमिक क्षेत्र है, जो रेशनल क्षेत्र है उसका पार्टनरशिप और इंक्यूबेशन। डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और जो फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स है वो सिडबी के द्वारा, ठीक है, मैनेज किया जाता है, सिडबी के द्वारा। एंड क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप जो है वो भी सिडबी के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, जो स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी दिया जाता है। इनोवेशन स्कीम जो लॉन्च हुई है, ठीक है, विथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंटेड यूटिलाइजेशन सेतु प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग, ये भी लॉन्च किया गया है इसी के तहत। चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम, चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम जो सेवा क्षेत्र है उसके तहत स्कीम है चैंपियन। इसमें जो है ये भी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फॉर द पीरियड ऑफ 1920 टू 23-24।
यहाँ पे जो है 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स हैं जो कि जिनकी पहचान की गई है, जैसे कि आईटीज, टूरिज्म, लीगल सर्विस, फाइनेंशियल, वित्तीय और सेवा। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है इसका लक्ष्य क्या है? भारत को एक जो है महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन यानी निवेश का एक गंतव्य स्थल बनाना है, और एक मैन्युफैक्चरिंग का जो है ग्लोबल हब बनाना है। और इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार या इनोवेशन का एक ग्लोबल हब बनाना है भारत को। ठीक है। इसलिए क्या है, इसके कुछ जो 4 पिलर्स हैं। एक तो न्यू प्रोसेसेस है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एज ए सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, उसको इसमें इस पहचाना गया है कि यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है, जो कि भारत में उद्यमिता को, उद्यमशीलता को प्रमोट करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने में आसानी होनी चाहिए। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो औद्योगिक गलियारे हैं और जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, ठीक है, वे और जो ये विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना है जो कि आधुनिक एकदम तकनीक पर बनाई जाएगी, और उसमें जो है हाई स्पीड, बहुत तेज़ी के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको भी स्थापित किया जाएगा। एंड न्यू सेक्टर्स, और एफडीआई जो है अब डिफेंस, प्रोडक्शन मतलब रक्षा उत्पाद, इंश्योरेंस, बीमा और चिकित्सकीय उपकरण, निर्माण और रेलवे के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इनमें बड़े तरीके से खोली जाएंगी। और न्यू माइंडसेट भी होगा इसमें, यानी कि आपने देखा न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट। जो इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन सेल्स है वो 2014 में बनाया गया था, जिसमें को है निवेशकों को सुविधा प्रदान करने का दृष्टिकोण था। ठीक है। टू असिस्ट इन्वेस्टर्स इन सीकिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स, जो रेगुलेटरी या नियामक जो अप्रूवल्स हैं वो जिनको चाहिए होता था, जो इन्वेस्टर्स निवेशकों को उनकी सहायता करने के लिए, और हैंड होल्डिंग सर्विसेज की ज़रूरत जिन इन्वेस्टर्स को होगी, जो कि प्री इन्वेस्टेड फेज और एजुकेशन एंड आफ्टर केयर सपोर्ट्स की ज़रूरत होगी, इन सब में उनकी सहायता करने के लिए बनाया गया था। और जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, वो जो है ये अपने 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ जो है कोऑर्डिनेट करता है कुछ एक्शन प्लान्स के साथ। एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है कोऑर्डिनेट्स 12 सर्विसेज सेक्टर्स, 12 जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं उनके साथ जो है ये कोऑर्डिनेट करता है। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, इसका लक्ष्य क्या है? जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है बाय ब्रिंगिंग गैप्स इन द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको 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 बढ़ाना है। जो एंड जो निर्यात प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट्स के संबंधित जो आधारभूत संरचना है उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके निर्यात का जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इसमें जो साइलेंट फीचर्स हैं उसमें एक तो है कि आप वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाएगी, ठीक है, और वित्तीय सहायता क्यों प्रदान कराई जाएगी कि ताकि आप जो है एक अच्छा और मतलब अधिक अपग्रेडेड जो एक्सपोर्ट लिंकेजेस के साथ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करो। और जो सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज है जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कम्युनिटी बोर्ड्स, सेज अथॉरिटी, इन ये सब जो है फाइनेंशियल वित्तीय सपोर्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे। सेंट्रल फंडिंग क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रांट इन एड नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इक्विटी इन द प्रोजेक्ट, जो कि ग्रांट जो दिया जाएगा वो एड के रूप में दिया जाएगा, लेकिन जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और जो सेंट्रल फंडिंग से होता है ये। और इन केस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अगर उत्तर पूर्व के राज्यों का मामला है और हिमालयन स्टेट्स का मामला है, जम्मू कश्मीर का मामला है, तो जो ये ग्रांट है, अनुदान है, वो 80% तक हो सकता है। तो अभी हमने ये सारे टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।